Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Educational. And in this video, we are going to cover the municipalities, the remaining topics of municipalities. So this is a very important class. This is chapter 39.2. ओके सो 39.1 में मैंने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की थी 74वां संशोधन से रिलेटेड एंड ओवरऑल म्यूनसिपालिटी के बारे में बताया था। वो वीडियो भी जरूर देखना बिकॉज इससे पहले वो वीडियो देखना कंपलसरी है ताकि आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आए। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज है तो सारी वीडियोस देखना बिकॉज दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड नोट्स जो है मैं पीडीएफ के तौर पे आपको दे दूंगा एट द लास्ट ऑफ द सीरीज, जब सीरीज मेरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सको इस पूरे नोट को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। तो 12 शेड्यूल तक तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था जिसमें 18 आइटम्स जो थे इनके बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था इसको। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट की तो देर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ यूएलबीज। यूएलबीज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो 8 तरीके की होती हैं। एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये ऐसे एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है, ऐसे एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज देता है, एडमिनिस्टर करता है, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जैसे कि दिल्ली शहर है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये बहुत बड़ी बड़ी शहरें हैं। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बॉडी होती है उसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड इसको स्टैब्लिश किया जाता है बाय द एक्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कोई ऐसी एरिया जैसे दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरीज में है तो उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 3 अथॉरिटीज होती हैं जिनका नाम है काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड कमिश्नर। तो ये जो कॉम्पोजिशन है वो 3 तरीके का है, काउंसिल है, स्टैंडिंग कमेटी एंड कमिश्नर है। ये सब फंक्शन करते हैं और यही लोग मिलके चलाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो काउंसिल का जो काम है वहाँ पे बेसिकली काउंसिलर्स बैठते हैं, ठीक है। काउंसिल में कौन बैठता है? काउंसिलर्स बैठते हैं एंड दे आर बेसिकली डायरेक्टली इलेक्टेड, इलेक्शन होता है उनका, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एंड इफ यू आर नॉमिनेटेड ऑल्सो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज होता है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द म्युनिसिपैलिटी, नॉमिनेटेड भी किए जा सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर ऑल्सो देयर फॉर एससी, एसटी एंड वुमेन एज पर द 74th अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से। एंड इट इज बेसिकली हेडेड बाय ए मेयर, जो कि एक फॉर्मल हेड होते हैं इसके, और यही असिस्ट हेड करते हैं जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती है, प्रिजाइड करते हैं उसको। इनको असिस्ट करने के लिए एक डिप्टी मेयर भी होते हैं और इनका जो टेन्योर होता है, जो मेयर होते हैं उनका टेन्योर 1 साल का होता है जनरली, बट ये डिफर भी कर सकता है स्टेट टू स्टेट, बट जनरली 1 साल का होता है, ठीक है। रिन्यूएबल टर्म भी हो सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। देन स्टैंडिंग कमिटी आती है। स्टैंडिंग कमिटी एक ऐसी कमिटीज होती हैं जो डिपार्टमेंट वाइज होती हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, वर्क डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई है जो कि जिनको टास्क दिया गया है टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ काउंसिल। काउंसिल ने मान लो डिसीजन लिया कि पब्लिक वर्क में ये काम कराना है, तो उससे रिलेटेड कमिटी को ये टास्क दे दिया जाएगा कैसे कराना है, इससे इसको फैसिलिटेट कीजिए, ठीक है। तो ये इनको टास्क दिया जाता है। दे टेक डिसीजंस इन देयर फील्ड्स। जो भी स्टैंडिंग कमिटी, मान लीजिए कि कोई स्टैंडिंग कमिटी है एजुकेशन से रिलेटेड, तो अपने फील्ड में, एजुकेशन में वो डिसीजंस लेती है। लास्ट आते हैं कमिश्नर साहब, जिनको म्युनिसिपल कमिश्नर भी कहते हैं, जनरली एक आईएएस होते हैं ये। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ काउंसिल एज वेल एज स्टैंडिंग कमिटी। तो जो भी डिसीजन यहाँ से आता है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम साहब को रहता है। नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटी। फर्स्ट हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी ऐसे एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है जो कि एक टाउन होता है या फिर कोई स्मॉलर सिटी होती है, छोटी शहर होती है, उसके लिए ये म्युनिसिपैलिटी का प्रोविजन होता है। इसको भी एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता है।
या फिर अगर ऐसा कोई एरिया है जो कि यूनियन टेरिटरी का पार्ट है तो उसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, जिसके द्वारा म्यूनसिपालिटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। यहाँ पे भी 3 लेवल की अथॉरिटीज होती है, जस्ट लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरह, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये नोटिफाइड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसको गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। तो ये दो तरीके की एरियाज के लिए बेसिकली होता है। वैसा एरिया पहला जो कि फास्ट डेवलपिंग टाउन हो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा ऐसा एरिया जहाँ पे एक टाउन है विच डज नॉट येट फुलफिल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। तो ट्रांजिशन फेज में वो एरिया है, म्युनिसिपैलिटी बनने की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाया अभी, वैसे एरिया को के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट, दैट इज व्हाई द नेम सो। गवर्नमेंट गजेट में नोटिफिकेशन आता है इसका, ना कि कोई पार्लियामेंट एक्ट आता है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं आता है, लेकिन नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। पावर्स जो इसके है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है टू दोज ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के जैसे ही लगभग सेम पावर है इसके भी। एंड इट इज एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड लोग नहीं होते, ओनली नॉमिनेटेड होते हैं। सो दिस इज नीदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज ये एक्ट के द्वारा नहीं बनाया जाता है, दैट इज वाई इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑल्सो। नेक्स्ट आता है टाउन एरिया कमिटी। ये ऐसे एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आता है जो कि स्मॉल टाउन हो, सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है ये, सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी। इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस, जैसे कि ड्रेनेज से रिलेटेड कुछ फंक्शन इसको दिए जा सकते हैं, रोड से रिलेटेड, रोड के मेंटेनेंस वगैरह, स्ट्रीट लाइटिंग, कंजर्वेंसी वगैरह से रिलेटेड। सेपरेट एक्ट के द्वारा ये भी बनाया जाता है ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे बी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की है। तो ये एक ऐसा एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है जो कि डिफेंस एरिया में हो और वहाँ पे सिविल पॉपुलेशन भी रहते हैं, ठीक है। सो फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया मतलब डिफेंस एरिया, छावनी एरिया में ऐसे एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। एंड इसके लिए कैंटोनमेंट एक्ट आया था 2006 में। और ये जो एरिया होता है ये अंडर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है 2019 की बात करें, लेटेस्ट डेटा अगर बताऊं मैं आपको, तो टोटल 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स है अभी देश में। एंड इनको कैटेगराइज किया गया है, ग्रुपिंग किया गया है 4 कैटेगरी में सिविल पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे कि पहली कैटेगरी है इसमें जहाँ पे पॉपुलेशन एबव 50,000 है, 50,000 है ये, नॉट 5,000। देन सेकंड कैटेगरी है 10,000 टू 50,000, थर्ड है 2,500 टू 10,000 एंड लास्ट कैटेगरी है बिलो 2,500। इट कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड मेंबर जो कि 5 साल के लिए होते हैं, पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर जो कि परमानेंट नेचर के होते हैं। मिलिट्री ऑफिसर जो होते हैं कमांडिंग द स्टेशन, मान लीजिए किसी स्टेशन के आसपास ये कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक है, कोई मिलिट्री स्टेशन है उसी में ये कैंटोनमेंट एरिया है, तो इसका जो एक्स ऑफिसियल प्रेसिडेंट होंगे वो इस स्टेशन के, इस यूनिट के, इस स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर होंगे, ऑफिसर कमांडिंग, ठीक है। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो भी एक इलेक्टेड मेंबर होंगे जो कि जिनका इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर करते हैं फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, ठीक है, फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड में आर जस्ट लाइक दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ म्युनिसिपैलिटी, लगभग सेम ही फंक्शंस है। एंड जो सोर्सेस ऑफ इनकम है यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो बोथ टैक्स रेवेन्यू है एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टाउनशिप, ये अगला जो हमारा कैटेगरी है यूएलबी का, अर्बन लोकल बॉडी का, वो है टाउनशिप। टाउनशिप ऐसे जगह को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है जहाँ पे एक्चुअली कोई इंटरप्राइज, और वो इंटरप्राइज ही लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज जो होगी, मतलब सरकारी इंटरप्राइज है वो, जैसे कि भेल, सेल, गेल, ऐसी इंटरप्राइजेज जो हैं वो टाउनशिप बना सकती हैं।
एंड लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस होती हैं वही बनाती हैं टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू इट्स स्टाफ एंड वर्कर्स। तो जो ये कंपनियां होती हैं, इंटरप्राइजेस होती हैं, खुद के स्टाफ एंड वर्कर के सिविक कम्युनिटीज के लिए बनाई जाती हैं टाउनशिप। एंड इंटरप्राइज अपॉइंट a town administrator to look after the administration of the township. So there is no elected members provision in this township program। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ट्रस्ट ऐसे एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है जो कि एक अर्बन एरिया होता है, लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। पोर्ट एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये सब पोर्ट सिटीज हैं और पोर्ट्स हैं यहाँ पे। एंड सो ऑन फॉर द टू पर्पसेस। पहला, टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, तो पोर्ट्स को ही मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना। दूसरा, टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज बाय सिविक एमिनिटीज, ठीक है। तो सिविक सर्विसेज वगैरह, जैसे कि एमिनिटीज लाइक वाटर फैसिलिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी रोड्स वगैरह। इसको बनाया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसको स्टेट नहीं बनाती है, इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे दो बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्पेशल पर्पस एजेंसी की। स्पेशल पर्पस एजेंसी ऐसे एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया जाता है जहाँ पे स्टेट्स हैव सेट अप सर्टेन एजेंसीज टू अंडरटेक डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज और स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड। तो ये जो एजेंसी है ये फंक्शन बेस्ड होती हैं। जैसे कि कुछ एजेंसी ऐसी हो सकती हैं जो कि सिटी ट्रांसपोर्ट को देखें, कुछ ऐसे बोर्ड हो सकते हैं जो कि हाउसिंग रिलेटेड मैटर्स को देखें, कुछ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड्स बनाए जाए। तो ये ये फंक्शन बेसिस होते हैं, ना कि एरिया बेसिस, ठीक है। एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक एग्जाम्पल है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी एग्जाम्पल हो सकता है स्पेशल पर्पस एजेंसी का। जैसे दिल्ली में डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी। वैसे ही एलडीए है लखनऊ में, बीडीए है बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बॉडी है जो कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये बैंगलोर में है। ऐसे ही सो ऑन करके हो सकती है। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड्स भी हो सकते हैं, हाउसिंग बोर्ड्स भी हो सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स भी हो सकते हैं, एंड सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स भी हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज को जो इस्टेब्लिश किया जाता है ये एक एक्ट के द्वारा किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता है ये, और ये ऑटोनोमस बॉडीज की तरह काम करती है। मतलब ये किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं। मान लीजिए किसी एरिया में ये है, जैसे कि मान लो कि दिल्ली में कुछ ऐसी स्पेशल पर्पस एजेंसी है जैसे कि डीडीए है, तो क्या वो यहाँ की म्यूनसिपालिटी के अधीन होगी? नहीं, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, खुद का काम खुद से करती है, किसी पे डिपेंडेंट या फिर किसी के अधीन नहीं होती है। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल पर्सन्स। अब हमने बात कर ली जो 8 तरीके के यूएलबीज थे, अर्बन लोकल बॉडीज, उनके बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे म्यूनिसिपल पर्सनल्स। मतलब म्यूनिसिपालिटी सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 टाइप्स हैं इनका। एक होता है सेपरेट पर्सनल सिस्टम। सिस्टमैटिक मैनर में ये लोगों का चयन किया जाता है ताकि काम कराया जा सके। जो पहला सिस्टम है जिसको सेपरेट पर्सनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ईच लोकल बॉडी अपॉइंट्स administers and controls its own personnel and they are not transferable, most widely prevalent system in the municipality। तो इसमें क्या होता है कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक लोकल बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए कि सिटी कंटोनमेंट बोर्ड है, तो वो अपने खुद के स्टाफ को अपॉइंट करेगी, एडमिनिस्टर भी कर सकती है या फिर कंट्रोल भी कर सकती है। और ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कैंट से दूसरे कैंट में इनको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक ही जगह रहते हैं ये लोग। और ये बहुत ही प्रिवेलेंट सिस्टम है अगर बात करोगे ओवरऑल म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम में मैन पावर की, तो म्यूनिसिपल पर्सनल की, तो ये बहुत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, अपॉइंट, एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल्स द म्युनिसिपल पर्सनल
ट्रांसफरेबल बिटवीन द लोकल बॉडीज। तो ये लोग जो होते हैं इस सिस्टम में, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं, लोकल बॉडी के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको चुन के लोकल बॉडीज के अंदर इनको ट्रांसफर करते रहती है विद इन द लोकल बॉडीज, ठीक है। एक लोकल बॉडी से दूसरे लोकल बॉडी में इनका ट्रांसफर होता रहता है। ये सिस्टम प्रिवेलेंट है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह जैसे स्टेट्स में, ठीक है। लास्ट है इसमें इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पर्सनल्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ लोकल बॉडीज के भी पर्सनल होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस सिस्टम में। ये भी ट्रांसफरेबल होते हैं, बट ये नॉट ओनली दे आर ट्रांसफरेबल बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट बट ऑल्सो बिटवीन द लोकल बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी इनका ट्रांसफर होता है। ये जो सिस्टम है ये फॉलो किया जाता है उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा एंड सो ऑन अदर स्टेट में। अब कुछ और पॉइंट्स है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। म्युनिसिपल रेवेन्यू कहाँ से आती है? जो म्युनिसिपल रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ से आता है? तो 5 तरीके के सोर्सेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला सोर्स है इसमें टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि लोकल टैक्सेस इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है। ये सब टैक्सेस है। टैक्स ऑन एनिमल्स, लाइटिंग टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स, market tax, toll on new bridges, octroi, so on. Cesses like library cess, education cess, bakery cess, etc. Octroi has been abolished in most of the states. Octroi एक ऐसा टैक्स है जो कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स वगैरह में, कंसाइनमेंट वगैरह में लगाया जाता था। अब इसको बहुत सारे स्टेट्स ने खत्म कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स रेवेन्यू बिकॉज बहुत सारा अमाउंट इसी टैक्स से आता है, ठीक है। तो ये टैक्स रेवेन्यू हो गया, म्युनिसिपल रेवेन्यू का एक पार्ट है। देन नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये बेसिकली रेंट के तौर पे म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज वगैरह में जो रेंट मिलता है, फीस मिलता है फाइन्स के थ्रू, रॉयल्टीज, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, यूजर चार्जेस एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो यूजर चार्जेस कहाँ हो सकते हैं? जैसे कि आप रोड यूज करते हो तो उसके चार्जेस जो हों, पार्क यूज करते हो, वाटर सर्विसेज यूज करते हो, यूजर चार्जेस लिया जाता है बेसिक फैसिलिटीज पे। नेक्स्ट है ग्रांट्स। यहाँ से भी कुछ पैसा आ जाता है म्युनिसिपल रेवेन्यू में और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज को। नेक्स्ट है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड टू अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और ये तभी ट्रांसफर किया जाता है जब स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशन करे, इतना पैसा ट्रांसफर करना है ऐसे, तो प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रांसफर होता है, डिवोल्यूशन होता है। कुछ लोन्स भी ले सकते हैं म्युनिसिपैलिटी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है। अब देख लेते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। तो देखिए सेंटर में भी एक काउंसिल बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इट वाज फर्स्ट सेटअप इन 1954। 1954 में ही इसको सेटअप किया गया था और ये सेटअप किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 263 के प्रोविजन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। बात करें अगर 1958 तक की, तो ये उस समय तक डील करता था बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, बट बाद में 1958 के बाद it has been dealing with the matters of the urban local government only. रूरल लोकल गवर्नमेंट का छोड़ दिया इसने मैटर को देखना। नेक्स्ट है इट इज व्हाट काइंड ऑफ बॉडी। सो इट इज एडवाइजरी बॉडी जो कि एडवाइस देता है एंड कंसिस्ट ऑफ द मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्टेट्स। द यूनियन मिनिस्टर एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। फंक्शंस क्या करता है? फंक्शंस विद रिगार्ड टू द लोकल गवर्नमेंट कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द पॉलिसी मैटर्स। तो ये सारे फंक्शंस हैं इसके। मेकिंग प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ड्राइंग अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, रिकमेंडिंग सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस, रिव्यूइंग द वर्क डन बाय लोकल बॉडीज विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो ये सारे फंक्शंस मतलब वेराइड फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। इसमें
एडवाइजरी बॉडी की तरह ये काम करता है फंक्शंस में, जैसे कि लास्ट वाला देख लीजिए, रिव्यू करता है अर्बन लोकल बॉडीज के काम को जो कि सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस से किया जाता है, उसको रिव्यू करता है। ड्रॉ करता है कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि क्या होना चाहिए वो एक कॉमन प्रोग्राम बनाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। म्यूनसिपालिटी चैप्टर जो कि 39 चैप्टर है वो यहीं पे हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगले चैप्टर में 40th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। सो बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। दैट्स ऑल, बाय।